तो आज अपन सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। मतलब कोई भी जब दो मीडियम का इंटरफेस होता है, उस पे जब लाइट रे इंसिडेंट हुई, जैसे मान लो ये एक इंटरफेस है ना। इससे इधर कोई मीडियम वन है, मीडियम वन, और इससे इधर मीडियम टू है। अब अभी हम बस रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो अब यहाँ रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे, है ना, कि रिफ्लेक्शन भी होगा होगा, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लाइट रे यहाँ से यहाँ आ रही है ना, फर्स्ट मीडियम में इस बाउंड्री पे, दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है ना, इंटरफेस बोलते हैं इसको। ये अपना नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये आई है। अब जब दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसके साथ क्या हो सकता है वो नॉर्मल से दूर जाए, हो सकता है वो नॉर्मल की तरफ आए। मान लेते हैं वो नॉर्मल की तरफ आ रही है ना। ये अपना आर है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा तब होता है जब मीडियम टू डेंसर होता है, बचपन से सीखते आए हैं। यहाँ पर डेंसर मीडियम होता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ये कंपैरेटिवली रेयर मीडियम होता है। ये इस पार्टिकुलर डायग्राम के लिए बनाया। अगर मैंने यही एंगल आर को आई से ज्यादा बनाया होता तो मीडियम टू रेयरर होता और मीडियम वन डेंसर होता, है ना। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता, उस केस को भी लेंगे। तो रिफ्रैक्शन का इन जनरल मतलब समझाऊं मैं आपको, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है when light travels from one medium to another. When light travels from one medium to other. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जनरली अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है या किसी एंगल पे इंसिडेंस है तो इस लाइट रे का कहते हो बेंडिंग होती है, बेंडिंग नहीं भी हो सकती है ना। देयर मे और मे नॉट बी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग मतलब उसका किसी एक साइड इंक्लाइन हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब समझे, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग बेंडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो ये इसका बेसिक मतलब है। अच्छा, ये दो मीडियम है ना, तो मीडियम डिफरेंट है, तो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसको एक टर्म के रूप में लेते हैं, उसको अपन आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे, तो उसको बाद में लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे वहां पे लॉज थे, ये हर केस के लिए सही है। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। वो सेम प्लेन में होते हैं, दिख भी रहा है आपको डायग्राम में, कोप्लेनर होते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ऐसा स्नेल्स लॉ कहते हैं, है ना। ये मीडियम वन है, इसको मैं कुछ म्यू वन कह देता हूँ, और इसको मैं यहाँ कुछ म्यू टू कह देता हूँ, है ना। म्यू वन या म्यू टू, या आप इसको म्यू इंसिडेंस म्यू रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हो। म्यू इंसिडेंस कह लो और इसको चलो अभी म्यू रिफ्लेक्टेड कह लो। तो बेसिक फॉर्म में इसको इसके बारे में कहते हैं बेटा कि म्यू इंसिडेंस इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू रिफ्लेक्शन इंटू साइन आर। ये मैंने एक टर्म लिखा है, इसको अपन और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, बट जनरल लॉ यही है कि म्यू, म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एंड साइन आई, साइन आई मतलब उस मीडियम में नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना। स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू इंटू साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक थ्योरी है रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो सबसे डिटेल में जिसको अपन इसकी अपन बात करेंगे वो होगा स्नेल्स लॉ, कि म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू
साइन आर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चलेंगे। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। अक्षर कुछ कहना चाहते हो? शायद गलती से प्रेस हो गया होगा, चलो ठीक। चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज की जाती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब वो पार्टिकुलर मीडियम लाइट के लिए कैसा बिहेव करेगा, है ना। इसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं। तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सीखते हैं। पहला होता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो सिंपली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। This is the refractive index of this medium. It is defined as speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Absolute refractive index of a medium is equal to C क्या है? Speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. Speed of light in medium. This is known as absolute refractive index. ठीक है। कई बार इसको ये भी कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल, जो एग्जांपल लिख रहा हूँ ये डेटा ऑलमोस्ट ध्यान रखना है। वाटर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 4/3। कुछ ना दिया जाए तो यही मानते हैं। ग्लास, ग्लास बहुत टाइप के होते हैं, बट जो ऑर्डिनरी ग्लास है जिसको अपन यूज करते हैं, क्वेश्चन में अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो वही यूज करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपली कुछ नहीं दिया हुआ है और हमें म्यू की जरूरत है तो इसकी वैल्यू 1.5 होती है ना। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है ना। फिर कहते हैं कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स implies ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। ऑप्टिकली डेंसर मतलब, ऑप्टिकली डेंसर कहने का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। आप सोच के देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का ज्यादा होगा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये v, ये टर्म जिसमें कम आएगी उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और अपन कहेंगे वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो इसको कहेंगे लो स्पीड ऑफ लाइट या लेस स्पीड ऑफ लाइट, है ठीक। तो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो लो स्पीड ऑफ लाइट। आपको कभी ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर करने को कहा जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। मास डेंसिटी का ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता। इन जनरल ऐसा दिखता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिम बहुत ही बचपन से एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं ऑयल और वाटर का। ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, लेकिन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना। तो मास डेंसिटी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द मीडियम व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट, और ये उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बातें बता दी कि आपको कभी किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछने का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसको यूज करके बता सकते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसके लिए एक और फॉर्मूला आता है कि किसी भी मीडियम के लिए म्यू, इसको नॉर्मली ना कुछ जगहों पे म्यू से लिखते हैं, कुछ जगहों पे आप देखोगे इसको एन से लिख देते हैं। दोनों टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं, म्यू
और स्मॉल n, है ना। अगर मैं इस म्यू को लिखूं, है ना, म्यू की वैल्यू, तो आप c अपॉन v जानते हो। अब एक चीज अभी आप नहीं जानते हो, वो मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और किसी मीडियम में स्पीड को लिखते हैं 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। म्यू नॉट इज द permeability of vacuum, epsilon naught is the permittivity of vacuum, mu r is the, बेटा जब मैं बोल रहा होता हूँ तब लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं बोलूंगा चैट पे लिखो तो लिखा करो, बेकार आप परेशान मत हो। जब मैं कहूंगा इसका आंसर बताओ या ये बताओ, तो हिमांशु बार बार रेज हैंड हो रहा है, कुछ पूछना है क्या आपको? हिमांशु बार बार आपका रेज हैंड हो रहा है, तो वो उस शायद आपसे गलती से प्रेस हो जा रहा है। ठीक है, पहले सुन लो। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है ना। तो c इज इक्वल टू, चूंकि ऐसे तुम वहां कुछ लिखते हो ना ऐसे गलती से भी, तो मुझे लगता है शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो। तो एक बार के लिए रुक जाओ, मुझे चैट दिख रहा होता है बट वो मैं पूरा बता दूंगा तो अपन एक साथ देखेंगे, है ना। तो ये c और v, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीखते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना वहां अपन सीखेंगे। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई जगह इसकी जगह लिया जाता है ना। तो c को लिखेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अपॉन v को लिखेंगे तो क्या बचेगा, 1/√μ0 इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड इट इज म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। Mu r is the relative permeability of the vacuum or of medium, and epsilon r is the relative permittivity of the medium। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये म्यू क्या है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है कई बार, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। मैं इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देना क्योंकि ये फॉर्मूला काम का है ना। अच्छा, वैसे ना ये फॉर्मूला नॉर्मली रे ऑप्टिक्स में नहीं पूछते हैं। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां ये काम आता है कि आपको किसी मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसके लिए लाइट उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो भाई अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए है तो हर वेव के लिए, किसी भी ईएम वेव के लिए, तो ये वहां पे काम आता है। दिस वाज अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली ये एक नंबर है ना। आप ध्यान देखो ये रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो सिंपली ये एक नंबर है जो दिखाता है मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है। जल्दी से इसको लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा टर्म जो कुछ जगहों पे काम आता है, वो सिर्फ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई बार ना आपसे वही पूछ लेंगे कि बताओ ये है तो ऐसा क्या है। सेकेंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज काम तो अपने एब्सोल्यूट वाला ही आता है मोस्टली, है ना। तो इसको यूज करने में ना आप बेकार में कंफ्यूज हो गए, तो उसको अपन जनरली खुद से तो यूज नहीं करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। जैसे मैं कहूँ μ21, ऐसा लिखते हैं। अलग अलग टाइप से सिंबल लिखे मिलेंगे, मैं ऐसा लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। μ21, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। μ21 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to μ2 upon μ1। क्या होता है, μ2 upon μ1। μ2 को क्या लिखोगे आप, c upon v2। भाई μ2 क्या है, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c upon v2 अपॉन μ1 को क्या लिखोगे बेटा, c upon v1। देखो ध्यान से, c से c कैंसल होता है और ये बचेगा बेटा v1 अपॉन v2। तो सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1, ये रेशियो काम आता है, इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। इनवर्स रेशियो है, सोच भी सकते हैं, जिसका म्यू ज्यादा होता है ना उसमें स्पीड कम होती है, तो म्यू और v का इनवर्स रेशियो होता है ना। अच्छा, एक चीज आप सब लोग जानते हो कि चाहे रिफ्लेक्शन हो
या रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो अगर एक लाइट रे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होके जा भी रही है तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और वो फॉर्मूला होता है अपने पास किसी भी जगह के लिए v इज इक्वल टू लेमडा एफ। किसी भी मीडियम में जो वेव की स्पीड होती है वो होती है v इज इक्वल टू लेमडा एफ। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई तो उसकी वेव स्पीड चेंज हुई, उसकी वेवलेंथ चेंज हुई, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखूंगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। कई बार क्या होता है, आपको एक मीडियम में वेवलेंथ देके दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ लेते हैं, है ना। तो उस जगह पे ये रिलेशन आपके काम आएगा कि mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ऑब्वियस सी बात है, mu v के रेसिप्रोकल में आएगा, है ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने पहले ही बता दिया था जब डेंसिटी का मतलब बताया था, ज्यादा डेंस मतलब कम स्पीड। तो mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और v इक्वल टू lambda f होता है तो इज इक्वल टू lambda 1 अपॉन lambda 2। तो ये रिलेशन है mu v और lambda के बीच का। जल्दी से लिखिए 30 सेकंड में। एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पे बेस्ड, है ना, कि lambda इन ग्लास आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड lambda इन वाटर। एक पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए ग्लास में वेवलेंथ दे रखी है और वाटर में वेवलेंथ पूछी है, और आपको दे रखा है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। ये आपको दे रखा है। तो आपको बताना है, अगर एक लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट का अगर ग्लास में वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है तो वाटर में वेवलेंथ क्या होगी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताइए। यहाँ इस फॉर्मूले में क्या दिखा हमें कि mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू lambda 1 अपॉन lambda 2, उल्टा रेशियो है ना भाई। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूँ कि मुझे lambda वाटर चाहिए ना, तो मैं क्या क्या लिखूंगा, lambda वाटर अपॉन lambda ग्लास इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। यही तो लिखा हुआ है पीछे फॉर्मूला देखो, mu2 अपॉन mu1 मीडियम के नाम है 1 और 2 इज इक्वल टू lambda 1 अपॉन lambda 2। तो lambda वाटर अपॉन lambda ग्लास इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। lambda वाटर पूछा है, बाकी को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू म्यू ग्लास 1.5 है, उसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ अपॉन 4/3 इंटू lambda ग्लास कितना है 5000। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 9/8 बन जाएगा इंटू 5000, है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 625 बन रहा है। मतलब इसमें सोचो, इसमें कैलकुलेशन की तुमने मिस्टेक्स करी है इस क्वेश्चन में, है ना। लिख लीजिए जल्दी से, आगे से ध्यान रखेंगे, है ना भाई। चलिए, ये आपको सिखा दिया कि लेमडा का रेशियो कैसे आता है। तो एक बेसिक सी थीम है। अगर मैं स्नेल्स लॉ को लिखूं, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ से एक चीज एनालाइज करूं, स्नेल्स लॉ, आपने यहां सीखा कि mu1 इंटू साइन आई, या म्यू आई लिख लेते हैं चलो अभी इसको, इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर, है ना। म्यू इंटू साइन का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, साइन का साइन आर का। तो म्यू ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन इक्वल टू रिफ्लेक्टिव मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए। तो अगर इसी बेसिस पे एक एनालिसिस किया जाए जो आप बचपन से सीखते हो, कि मान लो ये रेयरर मीडियम है ना, और ये डेंसर मीडियम। मैं कहूँ लाइट मान लो रेयरर से डेंसर जाती है ना। इसके लिए मान लो मैं म्यू
आर लिख देता हूँ, रेयरर को म्यू आर से लिखता हूँ और डेंसर के डी को म्यू डी से लिखता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, म्यू डी की वैल्यू म्यू आर से ज्यादा होगी, म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो अगर लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है ना आई, आप अगर बेटा स्नेल्स लॉ से लिख के देखो तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू इंटू साइन का प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए एंगल कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट मीडियम रेयरर है ना। तो आप कहोगे कि क्योंकि म्यू आर की वैल्यू म्यू डी से कम है, इसलिए आई की वैल्यू आर से ज्यादा होगी, है ना। आई की वैल्यू आर से ज्यादा होने का मतलब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जिसको आप बेंडिंग ऑफ लाइट कहते थे। ये आर है ना। क्या हुआ यहाँ पे कि क्योंकि इंसिडेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है रिफ्रैक्टिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसीलिए लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यही लाइट रे उल्टा जा रहा हो, कहां से कहां, डेंसर से रेयरर। मान लो लाइट को ऐसे भेज दें, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, है ना। ये एंगल इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ आप क्या कहोगे कि इंसिडेंट मीडियम क्या है, म्यू डी, रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है, म्यू आर। तो यहाँ आप कहोगे कि म्यू इंसिडेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है म्यू रिफ्रैक्शन से। भाई ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहना है, तो जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए साइन आई कम। सो साइन आई इज लेस देन साइन आर। तो ये आई है और ये आर है ना। तो इसमें कहते हैं लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या है, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या है, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। और तीसरा जो केस है उसके अंदर मान लो लाइट रे नॉर्मली आती है, नॉर्मल इंसिडेंस, ये भी रिफ्लेक्शन है बेटा, तीनों रिफ्लेक्शन। डेंसर से रेयरर जाए या रेयरर से डेंसर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उल्टा भी भेज सकते हैं, है ना। डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर। इसमें क्या है, I इज इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ यहाँ भी फॉलो हो रहा है। देखो साइन जीरो जीरो और साइन जीरो जीरो, तो म्यू आई और म्यू आर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। और इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होती, नो बेंडिंग, है ना। तो अपन कहते हैं कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, और अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो उसका कोई भी बेंडिंग नहीं होता है। यहीं पे मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था कि इंसिडेंट लाइट का जो पाथ होता था उससे कितना डेविएट हो गई। ये था बेटा अपना इंसिडेंट लाइट, इधर जाती इंसिडेंट लाइट, है ना, लेकिन अब इधर चली गई, तो दिस इज द डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट इधर जाती सीधा, तो इंसिडेंट लाइट के पास जितना डेविएट हो गई इसको कहते हैं डेविएशन। इस केस में अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करो जो एंगल मैंने वहां ड्रॉ किया है, तो इस केस में डेविएशन आएगा आई माइनस आर, है ना। आई में से आर माइनस कर लेंगे, पूरा एंगल आई होगा उसमें छोटा एंगल माइनस कर लो। इस केस में डेविएशन आएगा, डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें आर ज्यादा है तो आर माइनस आई, और इस केस में डेविएशन आएगा जीरो, कोई डेविएशन नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रिफ्रैक्शन के केस में जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो जो डेविएशन की वैल्यू आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड आई माइनस आर। क्या लिख सकता हूँ, मॉड आई माइनस आर। रिफ्रैक्शन में डेविएशन मॉड आई माइनस आर, अगर आई ज्यादा है तो आई माइनस आर, अगर आर ज्यादा है तो आर माइनस आई, ये डेविएशन है। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या आता था, ये टू पाई माइनस टू आई, है ना, 180 माइनस टू आई आता था। यहाँ पे क्या होता है, आई माइनस आर या फिर आर माइनस, दिस इज डेविएशन इन द केस ऑफ
रिफ्लेक्शन, जल्दी से लिखिए, फिर अपना प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन स्टार्ट करें। जल्दी इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी में ना कई बार एक बेसिक सा सवाल मिलता है, तो उस कंसेप्ट को अपन ऐसे सीख रहे हैं। सवाल तो क्या ही है, वो ऐसे बहुत सारे पैरेलल मीडियम्स बने हुए हैं, बहुत सारे पैरेलल मीडियम्स बने हुए हैं एक दूसरे के, बस मीडियम के जो इंटरफेस है ना वो आपस में पैरेलल है, अलग अलग मीडियम है। ये मान लो μ1 है, ये मान लो μ2 है, ये मान लो μ3 है, ये मान लो μ4 है, और ये मान लो μ5 है ना। ऐसे बहुत सारे पैरेलल मीडियम है। लाइट रे मान लो यहाँ से आती है ना, और रिफ्रैक्शन होता है। कोई डेंजर है, कोई रेयर है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसे बेंड हो गई, फिर मान लो ऐसे बेंड हो गई, फिर मान लो ऐसे बेंड हो गई, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 होगा, है ना। अच्छा आप सोच के देखिए, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस पैरेलल हैं, तो ये θ2 है बेटा, तो ये एंगल भी θ2 होगा, है ना। तो ऐसे पैरेलल इंटरफेस वाले में ये दोनों एक ही मीडियम के दोनों एंगल ये इक्वल आएंगे। ये θ2 है तो ये θ3 होगा। वापस वही कहानी, ये θ3 है तो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी कितना होगा, θ3। ये मान लेते हैं θ4 होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी कितना होगा, θ4। और ये कितना होगा, θ5, है ना। तो इसमें क्या मिल रहा है कि एक ही मीडियम में जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल है। अच्छा मैं स्नेल्स लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, पहले इंटरफेस पे लिखूं μ1 साइन, या नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। मैं लिखूं तो μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, μ2 साइन θ2। अच्छा इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इसके लिए इंसिडेंस के लिए μ2 साइन θ2 इज इक्वल टू अगले बार μ3 साइन θ3 इज इक्वल टू μ4 साइन θ4 इज इक्वल टू μ5 साइन θ5। ये मैंने क्या किया, चारों इंटरफेसेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया, तो ये आपस में इक्वल है। देखो कितनी शानदार चीज पता चली है। हो सकता है आपको बीच के मीडियम की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई पता ना हो, सिर्फ आपको पहला मीडियम पता हो और आपको आखिरी पता हो। इसका आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो और आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो, और आपको θ1 दे रखा हो और θ5 पूछ ले, क्या बीच वालों की कोई जरूरत है, नहीं। सीधा क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ5 sin θ5। μ1 θ1 दिया हुआ है, μ5 दिया हुआ है, θ5 पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब पैरेलल इंटरफेस दिए हो तो ये रिलेशन अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं। एक काम की बात यहाँ पे और देखिए, मैं कोई भी दो पेयर उठा लूं, ये जो टर्म्स लिखी हुई है म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के लिए, मैं कोई भी दो वैल्यूज उठा लूं उनमें से, उनके अगर म्यू इक्वल हो गए तो उसमें थीटा भी इक्वल होंगे, है ना। मतलब अगर कल को ऐसा हो जाए कि ये मीडियम μ1 और μ4 सेम होगा, तो θ1 और θ4 सेम होगा, और θ1 θ4 सेम का मतलब ये और ये आपस में पैरेलल, है ना। तो इनमें जिन दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है उसमें एंगल भी सेम आएंगे। जैसे μ1 और μ4 सेम हो जाए तो θ1 इज इक्वल टू θ4 हो जाएगा, और उसमें लाइट रेज ऐसे पैरेलल मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम्स में, या आपके टेस्टों में भी आ जाएगा, एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको बीच की इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी और आपको सीधा इन फर्स्ट और लास्ट या फर्स्ट और थर्ड रिलेशन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे, अगर मल्टीपल पैरेलल लेयर्स ऐसे हैं तो अपन ये एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं प्लेन के केस में, है ना। जल्दी इसको नोट कीजिए 30 सेकंड में, फिर अपन आगे चलेंगे।
ठीक है। सर अगर U5 लास्ट मीडियम होगा तो U1 होगा क्या? मतलब अगर U5 लास्ट मीडियम होगा तो U1 होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा U1 U5 सेम होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें अपन जो एक पहला, इसमें कुछ पार्ट्स हैं प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन अपन सीखने वाले हैं। तो अपन ये रिफ्लेक्शन सीख, पहले अपन अभी क्या सीखे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपन यहाँ से मैंने एक प्लेन सरफेस का एग्जांपल दे दिया कि पैरेलल प्लेन सरफेसेस हो तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब अपन एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन है ना। इसके अंदर सबसे पहला अपन जो सीखेंगे वो होगा एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, और इसी के अंदर एक चीज सीखेंगे नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट का कंसेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है जो अपन सबने देख रखा होता है कि अगर बकेट में पानी हो और पानी का जो बकेट का जो बॉटम होता है वो ऊपर दिखता है, या मैं कहूँ तो एक बाल्टी में पानी हो और पानी के अंदर कोई कॉइन डाल दें या कुछ भी डाल दें तो वो ऊपर दिखता है ना, उसी को बोलते हैं कि वो एपरेंट डेप्थ दिखता है या शिफ्टेड दिखता है। यहाँ अपन बाहर से देख रहे थे और जो ऑब्जेक्ट था वो अंदर था। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है जिसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना, कि मान लो ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है। इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो मुझे ये बताना है कि बाहर से देखने पे ये कहाँ दिखे। तो एक तो रे ऑफ लाइट इससे निकलेगी और सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट। ये मैंने बनाया नॉर्मल इंसिडेंस। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा था ना कि रिफ्लेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट रेस काम आती है, रिफ्रैक्शन में ये लाइट रे बहुत काम आती है नॉर्मल इंसिडेंस वाली, क्योंकि ये तो सीधे ही बाहर जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइट सीधे बाहर जाती है। अब दूसरी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी कहीं बहुत पास में और ऐसे बाहर जाएगी, है ना। ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये जो बेटा अपन अभी कैलकुलेट करने वाले हैं ना, इसमें अपन एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो अपन कहते हैं ये जो आंसर आएगा दिस इज ट्रू फॉर नियर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, नियर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, और इसको ठीक ऊपर से देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा ही आता है कि यहाँ से देख रहे हैं, इस बार भी आईआईटी में क्वेश्चन आया था, उसमें लाइन ऑफ साइट दे देते हैं, और ऑब्जर्वर इज जस्ट एवर, नॉर्मल से ही देख रहे हैं, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के ऊपर से ही देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इज जस्ट एबव द ऑब्जेक्ट। साइड से देखेंगे तो इफेक्ट कुछ और दिखेगा, उसका क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी अपन ये कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट वहां ना दिख के कहीं और दिखेगा, कहाँ दिखेगा भाई, ये एक लाइट रे रही और ये दूसरी लाइट रे रही, बाहर जो भी आदमी होगा जिसकी आंखों तक ये लाइट पहुंच रही होगी, जो भी आदमी होगा यहाँ उसकी आंखों तो ये लाइट, देखो मैंने एंगल ज्यादा बनाया है बट वो बहुत ही कम है, 1-2 डिग्री का एंगल है। तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के कहीं यहाँ मिल दिखेगा, मैंने आपको साफ साफ दिखे इसके लिए मैंने ऐसा बनाया कि ऑब्जेक्ट ये है तो उसको ऑब्जेक्ट ये ना दिख के ये मिलेगा। क्यों, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जानते हैं, इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये रही जो सीधे गई है, और दूसरी जो बाहर गई है, इसे पीछे बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट उसको बाहर से देखने पे यहाँ दिखेगा। मतलब ये जो लाइट रे मैंने ड्रॉ की है, ये जो लाइट रे मैंने ड्रॉ की है, ये यहाँ बाहर के आदमी को दिखेगा कि ये यहाँ से आ रही है ना। तो उसको ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ दिखने वाला है, ठीक। अब मैं कुछ एंगल्स और बना दे रहा हूँ,
ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है ना, बाय ज्योमेट्री। ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर है। इस पॉइंट को कुछ भी कह लो, ए कह लो, इसको एम कह लो, है ना। तो देखो यहाँ आपके पास दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए ओ डैश एम और ट्रायंगल ए ओ एम। मैं इनके लिए लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ डैश एम। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो टेन आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए ओ डैश, है ना। और ट्रायंगल ए ओ एम में आप लिख सकते हो बेटा टेन आई इज इक्वल टू इसका टेन थीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए ओ। ये मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में टेन थीटा की वैल्यू लिखी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, है ना। और जब आप इनका रेशियो लोगे तो रेशियो क्या आएगा, टेन आई अपॉन टेन आर, मान लो मैं निकालता हूँ, टेन आई अपॉन टेन आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ए एम कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए ओ अपॉन ए ओ डैश। ये टेन आई अपॉन टेन आर की वैल्यू है। अभी तक मैंने ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है, मैंने अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। मैंने सिंपल ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू यूज की है और टेन थीटा की वैल्यू आई है टेन आई अपॉन टेन आर इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए ओ डैश। ये ए ओ क्या है अगर आप सोच के देखो तो दिस इज एपरेंट डेप्थ, जहां दिख रहा है, एपरेंट मतलब जहां दिख रहा है, एपरेंट डेप्थ। और ये ए ओ क्या है, ए ओ डैश क्या था, एपरेंट डेप्थ, और ए ओ क्या है, एक्चुअल डेप्थ। तो ये मुझे एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ का रेशियो मिल गया कि ए ओ अपॉन ए ओ डैश। में अगली स्लाइड भी लिख रहा हूँ, फिर आप साथ नोट करना, है ना। तो अपने को क्या मिला, एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, टेन आई अपॉन टेन आर, टेन आई अपॉन टेन आर। अब यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन, है ना। बेटा क्योंकि नॉर्मल के बहुत पास से देख रहे हैं तो आई और आर बहुत ही छोटा होगा। क्या कहा था मैंने, ये आई ऑलमोस्ट एक दो डिग्री के लगभग रहता है, बहुत ही पास, बहुत ही पास। मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए दिखाया था, थोड़ा दूर दिखाया है क्योंकि एज्यूम ही क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर ठीक ऊपर से देख रहा है। तो ठीक ऊपर से देखने का मतलब उसके पास जो लाइट रे आएगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो कहते हैं स्मॉल एंगल के लिए, इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा is approximately equal to tan थीटा, है ना। और ये थीटा के इक्वल भी होता है, लेकिन ये तो होता ही है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन टेन थीटा, है ना। बहुत छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो साइन टेन आई अपॉन टेन आर है, छोटे आई और आर के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन, है ना, फॉर स्मॉल आई एन, फॉर स्मॉल, यहाँ मैंने वो अप्रोक्सीमेशन लिया, साइन आई अपॉन साइन। अब बेटा स्नेल्स लॉ आप ऑलरेडी जानते हो। इस केस में इंसिडेंट लाइट का मीडियम कुछ है और रिफ्लेक्टिंग लाइट का कुछ मीडियम है। तो मैं अगर स्नेल्स लॉ लिखूं, स्नेल्स लॉ, तो आप स्नेल्स लॉ से कहोगे म्यू इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू है वो आ रही है म्यू आर अपॉन म्यू आई। सो दिस इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। मतलब रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, रिफ्लेक्टिंग मीडियम मतलब जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, इंसिडेंस मीडियम मतलब जिसमें इंसिडेंट लाइट है। तो बेटा यहां से अपना फॉर्मूला क्या आया, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये म्यू आई अपॉन म्यू आर। और इसको अपन और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इस फॉर्म में याद रखेंगे तो वो है एपरेंट डेप्थ इक्वल टू
एक्चुअल डेप्थ अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू आर अपॉन म्यू आई, म्यू आर अपॉन म्यू आई। ये सही लिखा ना मैंने? एक मिनट, कुछ गलती करी क्या? साइन आई अपॉन साइन आर सही था। एक मिनट, अगर मैं रेयर मीडियम से देखूंगा, कुछ कहीं उल्टा लिख दिया मैंने। टेन आई अपॉन टेन आर इज इक्वल टू, ये रेशियो उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। ये ऊपर ए ओ डैश आएगा, टेन आई अपॉन टेन आर कर रहे हैं ना, तो टेन आई अपॉन टेन आर करेंगे तो ए ओ डैश अपॉन ए ओ आएगा। यहाँ ये नीचे है ना ए ओ, तो ये ऐसा आएगा, इसमें टेन आई अपॉन टेन आर में ए ओ डैश अपॉन ए ओ आएगा। फिर यहाँ पे ये उल्टा आएगा, ये रेशियो उल्टा लिखा था, तो ये आएगा डी एपरेंट अपॉन डी एक्चुअल। बाकी सब सही है, तो यहाँ से ये डी एपरेंट जो आएगा ना, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रेशियो था, तो यहाँ से जो डी एपरेंट आएगा ना, दैट विल बी डी एक्चुअल इंटू म्यू आर अपॉन म्यू आई आएगा। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू आई अपॉन म्यू आर, ऐसा। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर जाके वही बनेगा, है ना। ये अपने एपरेंट का रेशियो है। म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। जनरली इसको ये भी कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का मीडियम है और ये ऑब्जर्वर का मीडियम है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को बिल्कुल आगे चल के समराइज करूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, म्यू, ऐसा लिखो, याद रखना ज्यादा आसान है, म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। नीचे म्यू रिलेटिव टाइप की चीज है, म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ऐसा। ये फॉर्मूला सबके लिए सही है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर एरर मीडियम में हो, सबके लिए सही है। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका ऑब्जर्वर एयर में होता है, एयर वैक्यूम पर ऑलमोस्ट सेम मानते हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इफ ऑब्जर्वर इज इन एयर, है ना, तो आप क्या लिखोगे कि म्यू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, 1। तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके बन जाता है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट एक्चुअल फॉर्म जो अपने को याद रखना है वो ये है कि एपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, वेयर व्हाट इज म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव इज म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का मीडियम अपॉन ऑब्जर्वर का मीडियम, है ना। ये पूरी कहानी है कि एक्चुअल डेप्थ क्या थी और एपरेंट डेप्थ क्या थी। एक टर्म आती है, इसको कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना आपको बेटा, यहां से यहां, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन अपन जो ऑब्जेक्ट जहां दिख रहा है, इसको ऐसा एक्स लिखते हैं, एंड दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। शिफ्ट कहते हैं और नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। नॉर्मल शिफ्ट क्यों कहते हैं, नॉर्मल के अलोंग। जरा सोच के देखो, इस नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो यहीं से कई बार आपसे नॉर्मल शिफ्ट भी पूछ लेते हैं कि बताओ नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा एपरेंट डेप्थ वाले में, तो आप कहोगे कि नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। डी एक्चुअल तो डी एक्चुअल ही है, माइनस डी एपरेंट को क्या लिख सकते हैं, डी एक्चुअल अपॉन म्यू रिलेटिव। तो जो नॉर्मल शिफ्ट आता है वो आता है डी एक्चुअल
1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, मतलब नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। ये अपना शिफ्ट है। तो दो चीजें अपन ने सीखी, एक तो एपरेंट डेप्थ और एक शिफ्ट। ये क्या निकाला है अपन ने? नॉर्मल शिफ्ट, कितना शिफ्टेड दिख रहा है ना। और ये क्या निकाला है अपन ने? एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक सा डेरिवेशन था। डेरिवेशन अपनी जगह पे है, ये रिजल्ट याद रखना है कि प्लेन सरफेस में नॉर्मल शिफ्ट क्या दे बारे में। अब अपन आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल से, है ना। पहला क्वेश्चन, कि एक बीकर है ना, इसकी हाइट है कुछ 20 सेंटीमीटर, इसके बेस पे एक कॉइन रखा हुआ है ना। अब ये खाली था, इसको एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख देख है ना। अच्छा, डेप्थ, जब भी डेप्थ निकालने की बात होती है तो हमेशा सरफेस से होती है। डेप्थ का मतलब, मैं पूछूं कि बाल्टी में पानी की डेप्थ कितनी है, तो हमेशा कहाँ देते हैं? पानी की सरफेस से, वाटर की सरफेस से, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द बीकर इज completely filled with water, completely filled with water, find, ये कॉइन है ना, find apparent depth of the coin, find apparent depth of the coin। बताइए जल्दी। आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बीकर को अगर पूरा पानी से भर दिया गया तो कॉइन की अपरेंट डेप्थ क्या दिखेगी? और प्लीज इसका आंसर सही बताना, मतलब मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड, राजपाल आपका आंसर सही है। ये 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर। हाँ योगेश, सही है, गुड। कंपेटिवली बेटर कंडीशन है इस बार, गुड। नवंबर खुश हुआ, है ना। ये सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू, मतलब ये तो क्या बताऊं, एक्चुअल डेप्थ म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है? बाहर कुछ नहीं पता तो एयर होती है, बाहर है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? पानी में। पानी का म्यू कितना होता है? 4/3। वैल्यू रखो 20 अपॉन 4/3, 60/4, 15 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, कुछ करना ही नहीं था भाई इसमें, ठीक है, इतना सही था ये। चलो, इसको लिखने के लिए भी टाइम देना कोई मतलब नहीं है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। 10 सेकेंड दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन a beaker is completely filled with water, when a beaker is completely filled with water, its bottom, इसका बॉटम जो है appears raised, या कहें तो shifted, इतना shifted by 8 सेंटीमीटर, है ना। अगर एक बीकर को कंप्लीटली फिल किया जाए तो इसका बॉटम जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर दिखता है या शिफ्टेड दिखता है। फाइंड डेप्थ ऑफ बीकर।
बीकर की डेप्थ बताइए। जल्दी से इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, 1 मिनट दे रहा हूँ मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए। गलत है, कुमकुम गलत है, मोहसिन गलत है। चलो देखो भाई क्या दिया हुआ है, इसका बॉटम इतना रेज्ड दिखता है ना, इतना रेज, ये शिफ्ट दे रखा है, 8 सेंटीमीटर शिफ्ट है और पानी भरा है। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ 1 - 1/म्यू रिलेटिव। और बेटा यहाँ हमेशा बाहर से ही देख रहे हैं, तो मतलब म्यू रिलेटिव में सिर्फ म्यू ऑब्जेक्ट लिखना है। ये 8 इज इक्वल टू डी 1 - 1/4/3, ये 3/4 हो जाएगा। तो 8 इक्वल टू डी इंटू 1 - 1/4, सॉरी 1 - 3/4, है ना। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर शिफ्टेड दिखा, तो दिखा कितने पे होगा, 24 पे। दिखा कितने पे होगा भैया, 24 पे, है ना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। एक ऐसा क्यूब है ना, ग्लास का क्यूब है, इसके अंदर एक एयर बबल है। ये ग्लास का क्यूब है, कोई भी है ना, ग्लास क्यूब, म्यू नहीं पता है। ग्लास के बारे में म्यू हमेशा 3/2 मत मान लेना, म्यू अननोन है, म्यू इज अननोन, है ना, अननोन। इसको इस तरफ से देखा, अच्छा इस ग्लास क्यूब की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको इस तरफ से देखा एक ऑब्जर्वर ने, और इसको दूसरी तरफ से देखा दूसरे ऑब्जर्वर ने, है ना। ये एयर बबल कहाँ है, ये एक बबल है, ये बबल कहाँ है नहीं पता, है ना। ये यहाँ से कहीं x डिस्टेंस पे है ना, मतलब O1 की साइड से x डिस्टेंस पे है, O2 की साइड से 10 - x होगा। ठीक है, तो एक एयर बबल रखा हुआ है अपनी तरफ, ठीक है। तो फॉर O1 apparent depth was 3 centimeter, for O2 apparent depth was 5 सेंटीमीटर, है ना। दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, ग्लास क्यूब के अंदर एक एयर बबल है, ग्लास क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, और ओवन वाली सरफेस से ये x दूरी पे है, तो यहां से दूरी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, 10 - x। तो ओवन के लिए जो अपरेंट डेप्थ दिखी, डेप्थ हमेशा सरफेस से दिखती है, ये है सरफेस, है ना। तो ओवन को जो डेप्थ दिखी वो दिखी 3 सेंटीमीटर, और O2 को जो डेप्थ दिखी वो दिखी 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा फाइंड x एंड म्यू, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। पहले आपको x बताना है, फिर आपको म्यू बताना है। आपको आंसर भी इसी हिसाब से टाइप करना है। 2 मिनट दे रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना। इधर से O1 के लिए एक्चुअल डेप्थ कितनी है x, अपरेंट डेप्थ कितनी है 3, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। तो यहाँ से रिलेशन बना x इक्वल टू 3/म्यू, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। O2 के लिए एक्चुअल डेप्थ कितनी है 10 - x, अपरेंट डेप्थ कितनी है 5, तो क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 10 - x/म्यू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बन गए अपने पास x और म्यू में, इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। कर पाओगे आई थिंक, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बन रही है 3.75 सेंटीमीटर और म्यू बन रहा है 1.5।
1.25, ये एक्स और म्यू की वैल्यूज 3.75 एंड 1.25। ठीक है, ये इन दोनों आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है।